बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान की ज़हनी हालत पर सवालात उठ गए हैं। मरीम नवाज़ ने भी कहा कि ज़हनी हालत ठीक नहीं है, दिमागी तौर में मफलूज हैं, उन्हें वज़ीर-ए-आज़म उसके ही एक कमरे में बंद कर देना चाहिए। लेकिन कुछ सवालात ऐसे भी थे साफ़ियों के जिनके वो जवाब गोल कर गए हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ज़ाहिर है उनकी आज पेशी थी, तो वहाँ साफ़ियों के साथ उनकी गुफ्तगू भी हुई। मीडिया टॉक होती है जब भी वो पेशी पे जाती हैं। इस पर बात करेंगे। बिलावल साहब का आज लाहौर बार में खिताब था, बड़ा अच्छा पढ़ा लिखा खिताब था और पीटीआई सर मुंडाते ही ओले पड़े। इस पर बात करेंगे। और ख़बर ये है कि हमारे वज़ीर-ए-आज़म जो भी हाल ही में बड़े चाव और शौक़ों के साथ सनाउल्लाह अब्बासी साहब को DGFIA के तौर पर लेकर आए थे, उनसे भी नाखुश हो गए हैं, मायूस हो गए हैं और शायद कोई तब्दीली भी आ रही है इस मामले में। वो FIA में और कोई इंटरव्यू भी हो गए हैं, इसका भी जिक्र करेंगे हम। लेकिन इससे पहले ये दो तस्वीरें हैं, आप देखिएगा। ये बिल गेट्स साहब की एक तस्वीर है खान साहब के साथ। खान साहब ने हाथ आगे किए हुए हैं, वो बात कर रहे हैं ज़ाहिर है, लेकिन वो हाथ नीचे जैसे हाथ फैलाया होता है इस तरह की है। अगर दूसरे हाथ को ना देखें, सिर्फ एक हाथ ही देखें जो बिल गेट्स की तरफ है, तो ऐसा लग रहा है जैसे वो हाथ ऐसे किया हो, नीचे किया हो, समझ गए ना आप। और बिल गेट्स साहब जो हैं उन्होंने दोनों हाथ अपनी पतलून की जेबों में डाले हुए हैं। और एक और दूसरी तस्वीर देखिएगा, इसमें बैठे हुए हैं जनाब खान साहब टेबल के एक तरफ और दूसरी तरफ बिल गेट्स साहब बैठे हुए हैं। और खान साहब जो हैं वो भी थोड़े से इजी मूड में हैं, लेकिन बिल गेट्स साहब जो हैं उन्होंने तो टांग के ऊपर टांग रखी हुई है, जिस पे हम बड़ी वो तनकीद करते रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी और दीगर जो लोग होते हैं, जब वो मुख्तलिफ वफूद के साथ मुलाकात कर रहे होते हैं तो हम तनकीद करते हैं यार एक ही तरीका बैठन दा। इन दोनों तस्वीरों से ये अंदाज़ा होता है कि बिल गेट्स साहब तो ऐसे ज़ाहिर है कि वो लग रहा है कि वो ऊपर की सतह के कोई शख्सियत हैं। और ख़ान साहब बहरहाल बिल गेट्स साहब की मेहरबानी भी है कि बिल गेट्स साहब जो है वो फ़ोन शून खान साहब का सुन लेते हैं और फिर वो पोलियो और कोरोना वैक्सीनेशन के हवाले से फंडिंग शंडिंग भी उन्होंने की है और पाकिस्तान में कुछ सरमायाकारी की बातें भी करते रहे। खान साहब के साथ उनके मामलात ऐसे हैं कि और तो कोई फ़ोन सुनता नहीं, बिल गेट्स इनके फ़ोन जो है वो सुनता रहता है, सुन भी लेता है। आप पाकिस्तान भी आए हुए हैं, तो बहरहाल तस्वीर से जो तासर मिल रहा है वो ये है कि बिल गेट्स को ऐसे लग रहा है कि जनाब, तस्वीर से ये लगता है कि जनाब ये बिल गेट्स है, मैं बिल गेट्स हूँ और तू इमरान खान है। ये वो कह रहे हैं बिल गेट्स साहब अपनी तस्वीरों में। जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है उन्हें बहरहाल हलाल पाकिस्तान दे दिया गया है। ये तो ये भी तस्वीरें निकाल के तनकीद करते रहे ना ज़िंदगी भर पर्ची की, कभी कोई बात, कभी कोई बात। और ख़ुद ये देख लें जनाब खान साहब जो हैं वो हमेशा कहते हैं कि जनाब मैं बड़ा जहाँ जाता हूँ अपने वक़ार, इज़्ज़त, पाकिस्तान के वक़ार की बड़ी बात करता हूँ। और यूरोप में ये जो मीटिंग्स में आप देख लीजिए, कभी कोई बंदा टांग पे टांग, ज़ाहिर है टीवी चैनल्स पे आप देख लेते हैं उनकी फुटेज वगैरह, तो टांग पे टांग रख के बैठा हुआ नज़र नहीं आता, बहुत कम होगा कोई होगा तो ये बिल गेट्स साहब ने टांग पे टांग रख के पता नहीं क्या पैगाम दिया है खान साहब को, या फिर वो उन्होंने बहुत ईजी लिया खान साहब को। हमारे खान साहब को बिल गेट्स ने बहुत ईजी लिया मुझे लगता है ये, ठीक है ना। अच्छा, अब वो ख़बर जिसका मैं तज़किरा किया मैंने शुरू में कि सनाउल्लाह अब्बासी साहब को इन्होंने लगाया था DGFIA, और फिर इनका ख्याल था कि जनाब शहबाज शरीफ को, हमज़ा को और पता नहीं किस किस को पकड़ें जनाब इनको और जेलों में डालें। और शहजाद अकबर साहब भी ये काम नहीं कर सके, वो हाथ खड़े कर गए जनाब कितना फड़िए की करिए दसो ना। सनाउल्लाह अब्बासी साहब को ये खबर मिली है कि खान साहब नाखुश हैं उनसे, और इसीलिए उन्होंने मोहसिन बेग वाली जो कार्रवाई है, कारकर्दगी दिखाने के लिए खान साहब को ये कोशिश की है कि शायद वो मेरा तबादला शबादला जो है वो रुक जाए। तो उन्होंने, अब देखें ना, मोहसिन बेग वाले इशू में जो एक अदालत है एडिशनल सेशन जज की, उन्होंने तो कहा कि उसकी गिरफ्तारी ही गलत है, गैर कानूनी है, छापा ही गलत था। अब उन्होंने जो दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज किया है वो क्वेश्चमेंट फाइल कर दी उन्होंने कि खराज मुकदमा के लिए। जनाब उस जजमेंट की रोशनी में तो ये बनता ही नहीं, केस ही नहीं बनता, ये छापा ही गलत था। मैंने अगर मज़ाहमत की है तो ये दहशतगर्दी कैसे होगी, जो भी उसको आप नाम दे लें। अब सनाउल्लाह अब्बासी साहब की छुट्टी होने वाली है, इतला ये है
जो साबिक आईजी पंजाब पुलिस थे अनाम गनी, ज़रा ये बता रहे हैं कि उनका कोई इंटरव्यू वगैरह हुआ है। जो आजकल आईजी मोटरवेज़ और हाईवेज़ वगैरह का मेरे ख्याल एक ही आईजी होता है, वो उसके तौर पर तैनात है। पता ये चला कि अनाम गनी साहब नए DGI FIA के तौर पे जिम्मेदारियाँ संभाल सकते हैं। और ये जो काम डाला है ना FIA ने मोहसिन बेग वाला, वो साइबर क्राइम का केस कैसे बनता है मुझे नहीं समझ आ रही उसकी। वो पैमरा का केस था, पैमरा ने नोटिस ले लिया है उसके ऊपर, ये साइबर क्राइम का केस कैसे बनता है। एक साबिक DG FIA वो बता रहे थे कि जनाब साइबर क्राइम विंग जो है ना, ये बड़ी मुश्किलों के साथ हमने इसको तश्कील दिया था। बशीर मेमन साहब जब DG FIA थे उस वक्त उन्होंने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों और कॉलेजेस में जाके जो IT और कंप्यूटर के माहिर थे स्टूडेंट्स, ग्रेजुएट्स, उनको उन्होंने इसमें शामिल किया था इस विंग में। वो अब साइबर क्राइम विंग का भी सियासी इस्तेमाल शुरू हो गया है। वो तो इस हद तक मामला था कि जनाब वो जो बच्चियों की वीडियो ये वो जिस पे केस बनता था, वो जजों से मिलके उन्होंने ये भी इस्तदा की थी इसको माल मुकदमा के तौर पे जमा ना करवाएं। यहाँ से अगर लीक हो जाती हैं और जो गंदी वेबसाइट्स हैं वहाँ पे बड़ी कीमत पे बिकती हैं, तो अदलिया ने, जजों ने इस बात को बड़ा वज़न दिया था, उसको वहाँ नहीं रखा जाता, माल मुकदमा के तौर पे जमा नहीं होती ये जो ऑडियो वीडियोज़ होती हैं। लेकिन अब एक बुरी रीत पड़ गई है तो फिर दूसरे भी मामला तो हो सकते हैं, जो भी हो सकता है। ये साफ़ियों के से बड़े तंग हैं हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब और इनकी टीम, और सनाउल्लाह अब्बासी साहब को इन्होंने ज़ाहिर जो टारगेट दिया है कि फ़लाँ को भी उठा लें, फ़लाँ को भी उठा लें, फ़लाँ को भी उठा लें। फाड़ने वास्ते यार कोई ना कोई ग्राउंड चाहिए ना। और जो मोहसिन बेग वाले मामले में जो ग्राउंड इन्होंने बनाई है, साइबर क्राइम में लेके आए हैं उसको, वो जो पता नहीं कौन सा कानून निकाला है इन्होंने, वो कहते ये हैं माहरीन को, उसमें तो आते नहीं। और ये कुछ दिनों पुरानी बात है कि एक ख़तून SHO को अब्बासी साहब ने एक साफ़ी के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने के लिए ज़ोर दिया। वो नहीं बनता था, मुकदमा नहीं किया उसने। कोई ऐसे लोग भी तो होते हैं ना कि अब ये मोहसिन बेग, तो फिर इन्हें बड़ा तंग किया उसको, खातून को। ये अंदर की अफवाहें हैं, FIA के अंदर जो बातें हो रही हैं वो मैं बता रहा हूँ। अब मोहसिन बेग वाले जो मामला है, वो मुझे एक हाई कोर्ट के जज साहब ने बताया कि पुलिस वाले जो है ना कहीं कोई ना कोई सुकम, अगर प्रेशर के तहत कुछ काम कर रहे होते हैं ना, फिर भी कोई ना कोई ऐसा लेकुना सुकम छोड़ जाते हैं कि समझ आ जाती है कि ये मामला क्या है। अब मोहसिन बेग वाले में भी यही सुकम है कि 9 बजे पर्चा हुआ, 9:30 बजे लाहौर से टीम इस्लामाबाद पहुँच कर उसको पकड़ रही है। इसी बुनियाद पे एडिशनल सेशन जज ने जो उनकी गिरफ्तारी है उसको कहा कि गैर कानूनी है। अब सनाउल्लाह अब्बासी साहब जो हैं वो देखें अब कितनी देर तक रहते हैं, हफ्ता, 2 हफ्ते, 4 हफ्ते उनको मज़ीद मिलते हैं, जैसे जल्दी कोई मामला लपेटा जाता है। और फिर मरियम नवाज़ की आज पेशी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वहाँ नए वकील आए हैं, नैब के अज़हर सदीक़ साहब। कल मेरी बात हुई थी अज़हर सदीक़ साहब से, तो वो समझ रहे हैं कि ये केस हलवा इसको कहते हैं हम अपनी ज़बान में, हलवा यानी कि केस में कुछ भी नहीं है, हमारी फेवर में सारा कुछ है। तो लेकिन अब जो ज़राए हैं, उनकी जो कानूनी टीम है, उनके मावनीन हैं, वहाँ से खबर निकली यार ये तो बड़ा औखा केस है। रात तक ये हलवा केस था और अब ये पता चला कि ओहो यार ये तो बड़ा औखा केस है। अदालत ने जो सवालात पूछे ने, सेल डीड वगैरह वाले और वहाँ पनामा वाले मामला, वर्जिन क्या नाम है उसका, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड वाला, वो सवालात वगैरह, वो फर्म वाला, ट्रस्ट डीड वाला और ओनरशिप वाला, तो ये तो मुश्किल काम है। अब जनाब आज वो आए हैं, जनाब मुझे तैयारी के लिए टाइम दे दे। कितना टाइम चाहिए जी? मेरी टीम तो कहती है 8 हफ्ते चाहिए, मुझे 4 हफ्ते दे दे आप, 4 हफ्ते में मैं तैयारी कर लूँ। चलो जी ठीक है, 4 दिन और आगे चल गए। पहले कभी उनके प्रोसिक्यूटर जो होते थे बीमार हो जाते थे, अब नए प्रोसिक्यूटर, स्पेशल प्रोसिक्यूटर आए हैं, तो उन्होंने भी टाइम ले लिया। ये दीदा दरिश्ता मेरे ख्याल कुछ ऐसा हो रहा है कि क्योंकि वो नहीं चाहते कि बरी ऐसा ठप्पा लग जाए कि अदालत बरी कर दे मरियम को और सफदर को। तो एक ज़ाहिर है अखलाकी जो है उनके पास, वो पहले ही
काबू नहीं आ रही। तो अब जब वो अगर बरियत हो जाती है तो फिर तो वो मियाँ साहब के केस पे भी असर पड़ेगा, इन पे भी वो जो मरियम और सफदर की बरियत जो है ये भी फिर शेयर हो जाएंगे, मज़ीद शेयर हो जाएंगे। वो अब भी कहते हैं जनाब हमारा केस बड़ा पक्का है। बहरहाल उसके बाद मरियम साहबा ने किया गुफ्तगू, 2 सवालात जो वो गोल मोल कर गई। एक तो ये है कि 24 फरवरी को रूस के दौरे पे जा रहे हैं वज़ीर आज़म साहब, तो उनसे पूछा गया क्या ये टेबल उससे पहले टेबल हो जाएगी करारदाद अदम एतमाद जो है, तो वो तहरीक अदम एतमाद, फिर ये क्या मुँह लेके रूस जाएंगे कि जनाब आपके खिलाफ तो तहरीक अदम एतमाद है वहाँ पे और आप आगे हैं, पता नहीं वापसी पे आप जब जाते हैं तहरीक अदम एतमाद का क्या नतीजा निकलता है। तो फिर उन्होंने वही बातें जो सारी दुनिया करती है कि चाइना में जब आप देखें जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उनसे भी ये दूर हो गए हैं, कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जहाँ भी जाते हैं पाकिस्तान के लिए बदनामी का बायस बनते हैं, इसलिए इनको ना बनी गाला में सरदस्त बनी गाला के किसी कमरे में बंद कर देना चाहिए। ये मरियम नवाज साहबा ने तजवीज़ दी है और कहा है कि जनाब रियासत के बादशाह नहीं हैं आप कि और ना अवाम आपकी रियाया है, तो आप जो दिल करे वो करते फिरें। वो कहते हैं हमें गालियाँ देते होते थे जब मैं अपनी वालदा के इलाज के लिए लंदन में थी, तो पीटीआई के कारकुनों को भेजते थे, वो हमें गालियाँ देते थे। अब ज़रा सी तकलीफ़ पहुँची है ख़ुद को तो जनाब मोहसिन बेग साहब को भी अंदर करवा दिया, बाकी सहाफ़ियों की भी लिस्टें भेज दी कि पकड़ें जनाब इनको और करें अंदर। तो वो एक तो ये सवाल गोल कर गई कि उससे पहले, और मेरा अपना ख्याल ये है कि उनको दौरा करने देंगे, ये दौरे से पहले वो तहरीक अदम एतमाद नहीं आएगी, ये 24 फरवरी से पहले दौरा मुकम्मल करके आ जाएंगे तो फिर होगी। ये एक कह लें कि अनदेखी जो है अंडरस्टैंडिंग जो मफाहमत होती है अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान, जब वज़ीर-ए-आज़म बैरूनी दौरे पर तो फिर कैसा कोई इंदिया नहीं दिया जाता कि जनाब ये हमारा वज़ीर-ए-आज़म कमज़ोर है, ये नहीं है, ये वापसी पे नहीं होगा। बहरहाल वो जा रहे हैं। और दूसरा एक्सटेंशन का सवाल था, वहाँ सवाल किया गया कि क्या आप आर्मी चीफ को एक्सटेंशन के हवाले से आपका असूली मौक़िफ़ क्या है जमात का, या पहले तो सवाल पूछा गया कि क्या आप एक्सटेंशन देंगे, अगर बाजवा साहब को एक्सटेंशन मिलती है तो इस बारे में आप क्या कहते हैं। तो उन्होंने कहा ये क़ब्ल वक्त है, ये बात हमारे सामने है ही नहीं, हमारे सामने नहीं आई, अगर आएगी तो हम बता देंगे, हमारे सामने ये बात आई नहीं। यानी वो कह रही है कि एक्सटेंशन वाली बात या किसी तरफ से कहते हैं डील शील हो रही है, तो वो शायद एक्सटेंशन के लिए डील शील हो रही है। तो उन्होंने इसकी एक तरह से तरदीद कर दी कि हमारे सामने तो ये बात आई नहीं है एक्सटेंशन वाली, और दूसरा वो कहते आएगी तो देखेंगे। और फिर दूसरा क्या आपका असूली मौक़िफ़ क्या है, किसी ने सवाल किया, उन्होंने कहा वो ये बात मैं पहले बता दी है मैंने कब क्या है। अब वो कह रही हैं जनाब खान साहब तनकीद इनसे बर्दाश्त नहीं हो रही, और खान साहब उतर आए हैं और चेतकंडों पे वो वही जो वो कर रहे हैं, वो मोहसिन बेग और दीगर मामला जो हैं। और वो कहती हैं कि इमरान खान साहब जो है ना, इनकी ज़हनी हालत जो है ना, मुझे तरस आता है इस पर। जो मुशर्रफ का आखिरी दौर था, जो हरकतें वो कर रहे थे वही इमरान खान साहब कर रहे हैं, और कहते हैं मुझे उनकी ज़हनी हालत जो है वो ठीक नहीं लगती, ये भी कहा है। और कहा कि ज़हनी तौर पर बिल्कुल मफलूज हो चुके हैं। ये वज़ीर-ए-आज़म साहब के हवाले से जो उनके बैरूनी दौरों की बात की और इसको उन्होंने जोड़ा है, वो तो बात ठीक है। कभी वो जापान और जर्मनी के साथ मिला देते हैं, कभी वो जो फिगर हैं उनको पता नहीं अरबों में कैसे लेके जाके फिर पता नहीं कितने 100 करोड़ इस तरह के वो जो फिगर देते हैं, वो जमा तो फिर वो बात का सिफराई मुक जाती हैं, वो एडा लंबा फिगर बोल जाते हैं। और फिर दरीना दोस्त ज़ाहिर है चीन और पाकिस्तान और सऊदी अरब, उनके साथ वो मसाली तल्लुकात जो है उनमें दरारें तो आई हैं, पहले जैसी बात नहीं है। ये सी पैक पे जो इल्ज़ामात लगाते रहे हैं किक बैक्स के, और चीनी उस पर वो ज़ाहिर है उनकी भी साख का मसला है, चीन के सरमायाकारों को और चीन के हुकूमत का और उनकी कंपनियों की साख जो है वो अगर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि जनाब वहाँ वो किक बैक्स दे के उन्होंने ठेके लिए हैं सी पैक वगैरह के, तो ये भी मामला गड़बड़। और फिर जो वो कह रही है मरियम कि जनाब फारवर्ड ब्लॉक तकरीबन बने हुए हैं, आलमोस्ट पीटीआई में बन गए हुए हैं और बनाकर बैठे हुए हैं अरकान असम्बली। ये खबर 120% बल्कि 200% दुरुस्त है। मेरी आज भी पीटीआई के 2-3 लोगों से बात हुई है, वो कहते हैं जनाब हमारे वज़ीर भी जो हैं वो भी डामाडोल हैं। वो कहते हैं वो तो ये खुशकिस्मती है खान साहब की कि अपोजिशन जो है
ये कोई मुतहिदा लाहेअमल का ऐलान नहीं कर रही, दे नहीं रही, सिर्फ यही कह रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद कब बनी है, आगे क्या होना है। वो कहते हैं अगर उन्हें यकीन हो जाता है हमारे वज़रा को, जिनमें 2-3 वज़ीर हैं, और अरकान असम्बली को, वो जो पीटीआई के टिकट पर लड़े हुए या पीटीआई में शामिल हो चुके हुए लोग, तो अगर उन्हें यकीन हो जाए कि जनाब खान गया तो ये भी गया, पीटीआई भी गई, वो कहते हैं खाली हो जाएगी जो अरकान। इस इतनी बड़ी तादाद में लोग तैयार बैठे हैं छोड़ने के लिए पीटीआई को, अरकान, वो सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं कि उन्हें पक्का यकीन हो जाए कि खान साहब गए। वो कहते हैं कि इस वक्त अगर इस मौके पे करेंगे फिर वो ज़ाहिर रियासती इदारों को इस्तेमाल करेंगे, तंग करेंगे, मुकदमात बनाएंगे, और एक वो ऐसा, वो कहते हैं हमारे अंदर कोई मैकेनिज़्म नहीं है, हर बंदा एक 2 लोग जो हैं वो आपस में मशावरत करते हैं, वो कि पूरा एक ऐसा ग्रुप नहीं है कि एक ही दम वो निकल जाए पीटीआई से। इसलिए वो जो डरते हैं लोग, इक्का दुक्का जो लोग हैं इनफरादी तौर पे जो फैसला करके बैठे हुए हैं, तो वो इसलिए नहीं छोड़ रहे कि वो बाद में तंग करें। अब इनकी हालत ये है कि आज ही इन्होंने सिंध में ऐलान किया है पीटीआई के ओहदेदारों का, तो हलीम आदल शेख साहब और अली जनेजो साहब को इन्होंने बनाया नायब सदर। अभी नोटिफिकेशन हुए, वो स्याही भी कहते हैं खुश्क नहीं हुई, तो उन्होंने कहा भाई जी माफ़ कर दो, असी नहीं उहदे लेने। वजह अली जैदी साहब जो हैं वो वजह है, उनके साथ उनको कोई इख्तलाफात हैं, तो वो कहते हैं नहीं सॉरी। और फिर जब वो जमा तफरीक करें इन लोगों के पीटीआई में शामिल होने की बात, हलीम आदल शेख साहब पे गौर करें ज़रा थोड़ा सा कि वो किन के करीब हैं। खान साहब से ज़्यादा वो किसी और के भी करीब हैं, और उनका ये कहना कि आप नहीं सर रखो तुम अपने कोल, मैं ठीक है मैं कुछ कर लाँगा, मैं ताबेदार हाँ थोड़ा, लेकिन मैं नायब सदारत नहीं लैनी। अली जैदी साहब जी ठीक नहीं, अली जनेजो कह रहे हैं जनाब मेरे अपने इख्तलाफात ने, इस तरह की बातें गल्लां गुल्लां हो रही हैं, ये पीटीआई के अंदर हो रहा है। वरना खान साहब नामजद करें किसी को नायब सदर और वो कहे नहीं जी मैं नहीं मानता, ऐ फड़ो अपना ओहदा, क्या मतलब निकलता है इससे। और फिर बिलावल ने बड़ी अच्छी पढ़ी लिखी एक सुलझी हुई तकरीर की है लाहौर हाई कोर्ट बार में, तो उन्होंने अदलिया को हल्का हल्का टोलकी भी बजाई है। उन्होंने कहा जनाब हम तवक्को कर रहे हैं कि पाकिस्तान की अदलिया है जो आज़ादाना फ़ैसले करेगी, उन्होंने अब वक्त का तकाज़ा बहुत ज़रूरत है कि अदलिया आज़ाद ऐसे फ़ैसले करे जैसे लगे कि अदलिया आज़ाद है। जमहूरियत जो है ये आमरीत की तरफ जा रही है इस वक्त, जो खान साहब दी हरकतां उहदी वजह ना, और पार्लीमेंट की हालत ये आ कि उत्थे कानून साजी की बजाय कुछ और हुंदा। वो आज भी जो कायमा कमेटी में वो रियाज फतेहाना साहब वारदात डाल गए, राना सनाउल्लाह साहब रस्ते में थे, साद रफीक साहब मुश्किल पहुंचे, उन्हें फटाफट वोटिंग करवा के परे मारी। हालांकि फतेहाना साहब के बारे में तासर है कि वो बड़ा कानून के दायरे के अंदर रह के चलाते ने कायमा कमेटी, लेकिन उन्होंने अपना काम पाता और जो बिल सी एहतसाब वाला आर्डीनेंस वाला वो उन्होंने ओके करके करता जी ठीक है जनाब, कायमा कमेटी तो मंजूर हुए, बाद देखी जाएगी की हुंदा की नहीं हुंदा। और बिलावल साहब कहते हैं कि अदलिया आज़ाद से मुराद हमें वो अदलिया नहीं चाहिए जिसने मुशर्रफ और ज़िया-उल-हक जैसे डिक्टेटरों के इक़दाम को जायज़ करार दिया था। वो कहते हैं आज़ाद अदलिया वो जो पता चले यार ये कानून और आइन किताबें काम करने वाली अदलिया है। अब तक के लिए इतना ही, अब मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए व्लॉग के साथ। अल्लाह ताला आप पर, मुझ पर, हम सब पर मेहरबान रहे। अल्लाह हाफ़िज़।